तो चलिए खबरों की शुरुआत करें। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव सुधारों को लेकर सरकार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो वोटर आईडी के साथ आधार लिंकिंग के लिए जल्द अधिसूचना जारी करे। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 बनाया था। इस कानून के जरिए 1950 और 1951 के आरपीए एक्ट्स में बदलाव किए गए थे। 2021 के संशोधन में वोटर आईडी को आधार नंबर से लिंक करने की बात शामिल है। वहीं युवाओं को खुद को बतौर वोटर रजिस्टर करने के लिए अब साल में 4 मौके मिलेंगे, जो पहले साल में एक ही बार हो सकता था। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को अब जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश भी हुई है। पहले सेना के किसी अधिकारी की पत्नी को ही सर्विस वोटर बनने का अधिकार था। अब यह अधिकार महिला सैन्य अधिकारी के पति को भी दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से अपील की है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगाने के आयोग के मसौदे पर विचार करें। फिलहाल 1951 का कानून एग्जिट पोल पर रोक लगाता है। कोई भी व्यक्ति आम चुनावों की सूरत में सभी राज्यों में वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पब्लिश नहीं कर सकता। राजीव कुमार ने किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा एक सीट पर चुनाव लड़ने के अधिकार की बात भी सामने रखी। फिलहाल 1951 के एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर से चुनाव लड़ सकता है। सरकार को लिखी चिट्ठी में उन्होंने सरकार से अपील की है कि आयोग को कुछ दलों की मान्यता वापस लेने की शक्ति मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 1951 के कानून के तहत चुनाव आयोग को किसी समूह को बतौर राजनीतिक दल की मान्यता देने की शक्ति है। हालांकि आयोग को मान्यता वापस लेने का हक नहीं है। संविधान में भी राजनीतिक दलों को मान्यता देने या वापस लेने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, पिछले ही महीने आयोग ने 2100 से ज्यादा आरयूपीपीज पर नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी। आरयूपीपीज यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे दल हैं जो आम चुनाव में इतने भी वोट हासिल नहीं कर पाते कि वे राज्य दल बन सकें, या फिर रजिस्टर्ड होने से लेकर अभी तक उस दल ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। दूसरी तरफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे दल हैं जो चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करते हैं। अगली खबर भी पॉलिटी से है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियों के बीच एक मुद्दा अखबारों और लोगों के बीच चर्चा में है। ये मुद्दा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या ईवीएम का इस्तेमाल होता है। इसका सही जवाब है नहीं। आइए समझते हैं कि आखिर भारत में असेंबली इलेक्शन या आम चुनावों की तरह राष्ट्रपति को इलेक्ट करने में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। दरअसल भारत में आम चुनाव की प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर आधारित है। इसे सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सीधा मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो विनर है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 55(3) के मुताबिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। इस सिस्टम में वोटर कई सारे उम्मीदवारों के बीच अपना प्रेफरेंस तय कर सकता है। हो सकता है 5वें उम्मीदवार को वोटर ने अपना पहला प्रेफरेंस बताया हो और तीसरे उम्मीदवार को अपना लास्ट प्रेफरेंस बताया हो। भारत में अभी ईवीएम में इस तरह की वोटिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। संविधान के आर्टिकल 54 के मुताबिक राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज हिस्सा लेता है। इसे निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। साथ ही दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोनीत सदस्यों को निर्वाचक मंडल में जगह नहीं दी जाती। अनुच्छेद 55(3) के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान के जरिए होता है। ईवीएम के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले 1982 में केरल के असेंबली इलेक्शन में ईवीएम जैसी मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बारे में कानून न होने की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसे रद्द कर दिया गया। 1989 में संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट करके इलेक्शन में ईवीएम के इस्तेमाल का प्रावधान किया।
फाइनली 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली यानी 3 राज्यों के 25 विधानसभा सीट्स के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की सभी विधानसभा सीट्स के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद भारत में इलेक्शंस के दौरान ईवीएम का रेगुलर यूज होने लगा। अगली खबर देखते हैं साइंस एंड टेक से। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक अब तक मंकी पॉक्स के लगभग 1200 मामले सामने आ चुके हैं। 18 देशों में मिले इन मामलों में सबसे ज्यादा केसेस यूके, स्पेन और पुर्तगाल में हैं। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे पुरुषों में मिले हैं जिनके यौन संबंध किसी पुरुष से रहे हैं। इसी तरह बाइसेक्सुअल पुरुषों में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। हालांकि अध्ययन में यह भी साफ है कि इस वायरस का ट्रांसमिशन इस तरह के पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। मंकी पॉक्स डिजीज मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है। यह वायरस शोध के लिए रखे गए बंदरों में 1958 में पहली बार मिला था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहते हैं। इंसानों में इसकी पहचान 1970 में हुई। यह एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, यानी यह बीमारी पशुओं से इंसानों में फैल सकती है। हालांकि इंसान से इंसान में भी यह वायरस फैल सकता है। आमतौर पर यह वायरस मध्य और पश्चिम अफ्रीका में मिलता है, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का फैलाव है। इन वनों में ये वायरस जीवित अवस्था में रह सकते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग और बच्चों पर इसका गहरा असर होता है, यहाँ तक कि इनकी मौत तक हो सकती है। एक संक्रमित इंसान से दूसरे इंसान तक यह वायरस ड्रॉपलेट्स या वस्तुओं के साझा इस्तेमाल से फैल सकता है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। वैक्सीन की बात करें तो वर्तमान में ऐसी कई वैक्सीन मौजूद हैं जिनसे स्मॉल पॉक्स को रोका जा सकता है। इन्हीं वैक्सीन से मंकी पॉक्स से कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकती है। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए 2019 में MVABN वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इस वैक्सीन को एम्वाम्यून, एम्वानेक्स या जिनोस के तौर पर माना जाता है। अगली खबर भी साइंस टेक से है। भारत और फ्रांस के बीच यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर समझौता आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं। दोनों देशों के बीच 6 EPR न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील लंबे अरसे से लटकी पड़ी है। महाराष्ट्र के जैतापुर प्लांट में 1650 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता के 6 रिएक्टर्स के इंस्टॉलेशन को साल 2008 में ही मंजूरी मिल गई थी। अब अगर यह डील पूरी होती है तो 9,900 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता के साथ यह अब तक की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा निर्माण इकाई होगी। फिलहाल रूस ही एकमात्र देश है जिसने भारत में आयातित लाइट वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्थापित किया है। 1998 में हुए एक करार के मुताबिक रूस तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र में भारत की मदद कर रहा है। परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर्स के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। इनमें शामिल हैं ईंधन, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स या ब्लेड्स, कूलेंट, प्रेशर ट्यूब्स और स्टीम जनरेटर इत्यादि। इन रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम बेसिक फ्यूल होता है जो यूरेनियम ऑक्साइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। रिएक्टर के कोर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य पदार्थ मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर के तौर पर अमूमन भारी जल या ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करता है। रिएक्शन की दर को नियंत्रण में रखने के लिए कोर में कंट्रोल रॉड्स को फिट किया जाता है। यह अमूमन कैडमियम, हैफ्नियम और बोरॉन के बने होते हैं। दुनिया भर के परमाणु संयंत्रों में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, एडवांस्ड गैस कूल्ड रिएक्टर, लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर और फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर आदि का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स को सबमरीन पावर प्लांट के तौर पर विकसित किया गया था। इस रिएक्टर में कूलेंट और मॉडरेटर के लिए साधारण जल का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के रिएक्टर को अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स को तीसरी पीढ़ी का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहते हैं। फिनलैंड, चीन और फ्रांस जैसे देश इसका विकास कर रहे हैं। EPR को 2 चरण की सुरक्षा की वजह से काफी सुरक्षित रिएक्टर माना जाता है। 12 जून को ब्रह्मोस मिसाइल के 21 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच यह मिसाइल खूब सुर्खियों में बनी रही। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर ही इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया।
यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें सुपरसोनिक का मतलब है कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से तेज चल सकती है और इसकी स्पीड 2 से 3 मैक होती है। इस मिसाइल का परीक्षण पहली बार लैंड बेस्ड लॉन्चर के सहारे चांदीपुर से हुआ था। हालांकि अब इसके तीनों वर्जन यानी भूमि, वायु और समुद्र का विकास हो चुका है। यह एक 2 स्टेज मिसाइल है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन फिट है। पहली स्टेज मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाता है और अलग हो जाता है। दूसरा स्टेज या लिक्विड रैमजेट मिसाइल को क्रूज फेज में ले जाता है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना के आसपास। यह मिसाइल भूलो और दाग जाओ तकनीक पर काम करती है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि इस रेंज को आगे और बढ़ाने पर काम चल रहा है। शिप बेस्ड ब्रह्मोस का परीक्षण पहली बार 2005 में किया गया था। इस वर्जन को समुद्र से समुद्र और समुद्र से लैंड मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह 2017 में इसका एयर बेस्ड वर्जन परीक्षण किया गया। सुखोई 30 MKI के जरिए यह एयर लॉन्चिंग टेस्ट हुआ था। हाल ही में INS विशाखापत्तनम से इस मिसाइल का समुद्र से समुद्र परीक्षण भी किया गया। ब्रह्मोस के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब इसी साल भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस को लेकर करार हुआ। $374 मिलियन के इस डील के तहत भारत दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा। भारतीय सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। स्कीम तत्काल प्रभाव से लागू होगी। स्कीम के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। नई योजना डिफेंस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। स्कीम के जरिए तकनीक में कुशल और टैलेंटेड युवाओं को सेना में मौका मिलेगा। योजना के तहत ज्यादातर सैनिक 4 सालों तक सेवा में रहेंगे। हर साल भर्ती होने वाले 45,000 से 50,000 सैनिकों में महज 25% को ही अगले 15 सालों के लिए परमानेंट कमीशन मिलेगा। स्कीम में सरकार ने जिस तरह पेमेंट सिस्टम को रखा है, उससे लगता है कि फ्यूचर में सरकार का पेंशन बिल कुछ कम होगा। स्कीम के तहत अगले 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी क्लास के युवा शामिल होंगे। यह खासकर सेना के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी सेना में रेजिमेंट सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें कहीं ना कहीं रीजन और कास्ट का भी रोल होता है। इसके अलावा अगले 7 से 10 सालों में सेनाओं में सैनिकों की औसत आयु 32 से घटकर 26 हो जाएगी। स्कीम के तहत अब 17.5 से 21 साल के युवा सेना में जा सकेंगे। नए सैनिकों को इस स्कीम के तहत पहले साल से कम 30,000 का मासिक वेतन मिलेगा। आखिरी यानी चौथे साल यही वेतन बढ़कर 40,000 होगा। हर महीने कुल वेतन का 30% हिस्सा एक फंड में जमा होगा और सरकार भी इतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। सेवा के आखिर में इस फंड में 10.04 लाख रुपए होंगे। सरकार ने इस फंड को अग्निवीर कॉर्पस फंड नाम दिया है। अग्निवीर कॉर्पस फंड में ब्याज मिलाकर हर सैनिक को कुल 11.71 लाख का सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस पैकेज को सरकार ने इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। बड़ी बात यह है कि नए सैनिकों को 48 लाख का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा, जबकि सर्विस के दौरान मौत हो जाने की स्थिति में 1 करोड़ की मदद राशि दी जाएगी। इसमें वो टेन्योर भी शामिल होगा जिसमें सेवा नहीं दी गई है। भर्ती के लिए एनरोलमेंट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जैसे सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। अगली खबर देखते हैं। जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने अपना पक्ष खोलकर रखा है। भारत का मानना है कि WTO को पब्लिक स्टॉक से अनाजों के निर्यात की मंजूरी देनी चाहिए, खास करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर। अगर मंजूरी मिलती है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानवीय संकट से गुजर रहे लोगों की मदद होगी। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सका है, इसलिए भारत को आगे आने की इजाजत दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि भारत या कोई और देश अपने पब्लिक स्टॉक से खुलकर निर्यात क्यों नहीं कर सकता, या भारत को इसकी इजाजत WTO क्यों नहीं दे रहा। दरअसल बात यह है कि WTO के दूसरे देशों की तरह भारत भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए कमिटेड है, इसलिए भारत को इसके लिए अनाज की सप्लाई करनी होती है। WTO के नियमों के मुताबिक इस प्रोग्राम से जुड़े मेंबर्स मानवीय मदद के लिए अपने पब्लिक स्टॉक से अनाज को सीधे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस अनाज पर सब्सिडी दी जाती है, लिहाजा जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर एक्सपोर्ट होगा तो इससे ट्रेड में डिस्टॉर्शन आ सकता है। कोविड-19 और अब यूक्रेन संकट के बाद अलग अलग इलाकों में अनाज का संकट गहरा रहा है। ऐसे हालात में भारत अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रति बाइंडिंग कमिटमेंट के फेवर में नहीं है, लिहाजा भारत इसमें कुछ छूट देने की लगातार मांग कर रहा है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डी आइजनहावर के आइडिया के साथ इसे 1961 में एस्टैब्लिश किया गया। WFP आज के समय में कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज और आपदा वाले क्षेत्रों में मानवीय मदद के लिए एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत पहली बार 1963 में सूडान में डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 2020 में मानवीय मदद के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए इस प्रोग्राम को शांति का नोबेल भी दिया गया। वेब 3.0 के बाद अब वेब 5.0 की चर्चा जोरों पर है। दरअसल ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डोर्से ने वेब 5.0 को लेकर हाल ही में अपना विजन सामने रखा। डेटा की ओनरशिप और इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी इसके फोकस में रहेंगे। आइए अब समझते हैं वेब के अलग अलग वर्जन में क्या फर्क है। सबसे पहले वेब को समझते हैं। वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसे हम फाउंडेशनल लेयर मानकर चल सकते हैं कि इंटरनेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वेब से ही हमें वेबसाइट या एप्लीकेशन सर्विसेज मिलती हैं। वेब 1.0 ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशंस नेटवर्क में फर्स्ट जनरेशन है। इसे स्टैटिक वेब पेजेस से बने इंटरनेट रीड ओनली के तौर पर भी जानते हैं। वेब 2.0 में थोड़ा और सुधार हुआ और रीड ओनली का सिस्टम अब रीड एंड राइट इंटरनेट में बदल गया। आज के समय में हम सबसे ज्यादा वेब 2.0 का ही यूज कर रहे हैं। वेब 3.0 वेब टेक्नोलॉजी में तीसरा वर्जन है। इसमें रीड राइट एग्जीक्यूट सिस्टम पर काम किया जाता है। वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस है और यूजर ही डेटा का ओनर होता है। लोग बिना किसी इंटरमीडियरी के आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। वेब 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल इसे और आधुनिक बनाता है। वेब 1.0 और वेब 2.0 की तरह वेब 3.0 में भी लेआउट और पेजेस की डिलीवरी HTML के साथ होती है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस और एप्लीकेशन क्रिएट करने के काम आता है। वेब 4.0 की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन यह वेब 3.0 से कुछ आगे रीड राइट एग्जीक्यूशन कॉन्करेंसी सिस्टम पर काम करेगा। वेब 4.0 को हम बतौर सिम्बायोटिक वेब भी जानते हैं, जिसमें इंसानी दिमाग और मशीन सिम्बायोसिस तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। बात करें वेब 5.0 की तो अभी इस पर विचार चल रहा है। इस वर्जन में कोशिश रहेगी कि वेब को इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए कि डेटा पर यूजर का कंट्रोल ज्यादा हो जाए और आइडेंटिटी में भी पहले से बेहतरी आ जाए। चलिए अगली खबर देखें। इन दिनों खबरों में आपने क्रिप्टो लेंडिंग के बारे में काफी सुना होगा। इस शब्द से समझ में आता है कि इसमें लोन आदि की बात है, जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। क्रिप्टो लेंडिंग भी एक तरह की बैंकिंग है जो क्रिप्टो वर्ल्ड में होती है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जिस पर बाद में उन्हें ब्याज मिलता है, या इसके उलट किसी तरह की गारंटी के साथ बड़ी ब्याज दर पर लोन लेते हैं। क्रिप्टो बैंकिंग में क्रिप्टो यूजर्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर बिटकॉइन या उसकी जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी जमा करते हैं। आजकल जिन क्रिप्टो करेंसीज का प्रचलन ज्यादा है उनमें बिटकॉइन, एथेरियम, टेथर, XRP, टेरा आदि शामिल हैं। क्रिप्टो लेंडिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग में सबसे बड़ा अंतर रिटर्न्स का है। साधारण बैंकों के मुकाबले क्रिप्टो बैंक बहुत ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। क्रिप्टो लेंडर्स शुल्क आदि के लिए भी उधार देकर कमाई करते हैं। क्रिप्टो करेंसी आज के समय में काफी प्रचलित इकोनॉमी है, जो $3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर चुकी है। अब इस इकोनॉमी में क्रिप्टो लेंडिंग भी पॉपुलर हो रही है। साधारण बैंक लेंडिंग के मुकाबले क्रिप्टो लेंडिंग के कई फायदे बताए जा रहे हैं, जैसे काफी कम ब्याज दर। इसके अलावा लोन अमाउंट असेट वैल्यू के बेस पर दिया जाता है। लोग अपने हिसाब से किसी भी क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म से डॉलर या मनचाही क्रिप्टो करेंसी में लोन ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लोन के रिगार्डिंग क्रेडिट चेक नहीं करते और काफी तेजी से लोन पास करते हैं। अगली खबर जुड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। गूगल के एक इंजीनियर ने दावा किया है कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लैम्डा में सेंटिमेंट है। ऐसा दावा लैम्डा से हुई उसकी चैट के आधार पर किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लैम्डा आखिर है क्या। लैम्डा का मतलब है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है जो किसी टॉपिक पर यूजर के इनपुट के आधार पर बात कर सकता है। लैम्डा को गूगल ने फ्लैगशिप डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पहली बार 2021 में अनाउंस किया था, जबकि लैम्डा 2.0 को इसी साल अनाउंस किया गया था। इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि असंख्य मुद्दों पर यह ज्यादा नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है। गूगल के इंजीनियर के दावे के बाद इस पूरे मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। इस इंजीनियर ने कहा है कि पिछले दिनों लैम्डा से उसके अस्तित्व के बारे में जब उसने पूछा तो उसमें पाया कि एप्लीकेशन के पास ह्यूमन सेंटिमेंट है। हालांकि गूगल ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया है और गूगल ने कहा है कि इस इंजीनियर ने जो एविडेंस दिए हैं वो उनके दावों से मैच नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने पश्चिम एशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेन्नेट और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एक वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि पिछले ही साल इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस बैठक को इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया था। हालांकि उस बैठक को लेकर जानकारों का मानना था कि अब इंडो पैसिफिक की तरह वेस्ट एशिया में भी अमेरिका क्वाड बनाने की तैयारी में है, लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस ग्रुप को I2U2 सम्मेलन का नाम दिया जाएगा। I2U2 में I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, जबकि U2 का मतलब है USA और UAE। अमेरिकी प्रशासन की माने तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल, फिलिस्तीन और सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका खासा ध्यान अब्राहम अकॉर्ड और भारत, इजराइल, USA और UAE के इस ग्रुप पर रहेगा। आपको बता दें कि साल 2020 में अमेरिका की अगुवाई में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। बाद में सूडान और मोरक्को भी इस अकॉर्ड में शामिल हुए थे। समझौते का बड़ा मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित करना है। गौरतलब है कि फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी नेशन और अरब नेशन बनने के समय से ही इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध ठीक नहीं रहे हैं। चूंकि अमेरिका के संबंध इजराइल और UAE और सऊदी अरब जैसे अरब देशों के साथ काफी अच्छे हैं, इसलिए इस अकॉर्ड के पूरा होने में अमेरिका की कोर भूमिका रही है। अकॉर्ड के मुताबिक ये देश इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बहाल करने की प्रोसेस में है। वेस्ट एशिया के अलावा अमेरिका इंडो पैसिफिक में क्वाड और ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ मिलकर ऑकस बना चुका है। इसी तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ भी अमेरिका क्वाड्रिलैटरल डायलॉग में शामिल है। 2020-21 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने PLFS जारी कर दिया है। PLFS से मतलब है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सर्वे के मुताबिक 2019-20 से 2020-21 के बीच बेरोजगारी दर में 0.6% की कमी आई है। 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8% थी, जो 2020-21 में घटकर 4.2% हो गई। इसका मतलब है कि 2020-21 में जितने वयस्क लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे, उनमें महज 4.2% लोगों को ही रोजगार नहीं मिल सका। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 3.3%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.7% बताई गई। बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय शहरी इलाकों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को जानने के लिए रोटेशनल पैनल सैंपलिंग डिजाइन का इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम में कुछ इलाकों में सर्वे कुछ राउंड्स में किए जाते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की स्थिति जानने के लिए घरों का दोबारा विजिट नहीं किया गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लेबर फोर्स में लगे लोगों का प्रतिशत होता है। LFPR में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो काम कर रहे हैं, या वे लोग जो काम की तलाश में हैं, या वे जो काम के लिए मौजूद हैं। 2020-21 के दरमियान यह दर 41.6% बताई गई है, जबकि पिछले साल यह 40.1% आंकी गई। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो यानी कुल आबादी में उन लोगों की संख्या जो रोजगार में है, इस सर्वे में यह आंकड़ा 39.8% बताया गया है। सर्वे के मुताबिक 2017-18 से 2020-21 के बीच WFPR में पुरुषों, महिलाओं और ओवरऑल के तीनों के मामले में लगातार इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक कंपटीशन के मामले में पिछले एक साल में भारत ने कुछ प्रोग्रेस किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी कर दिया है। भारत ने इस इंडेक्स में 6 पायदान का सुधार किया है। एशियन इकोनॉमीज में भारत ने इस इंडेक्स में सबसे बड़ा सुधार किया है।
2021 के इंडेक्स में भारत जहां 43वें पायदान पर था, अब वो 37वीं रैंक पर है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में सुधार की वजह से भारत ने 6 स्टेप्स का इंप्रूवमेंट किया। 63 देशों के इस ग्लोबल लिस्ट में डेनमार्क ने बाजी मारी है। स्विट्जरलैंड पिछले साल जहां फर्स्ट पोजीशन पर था, वो खिसक कर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। सिंगापुर इस बार इंडेक्स में तीसरे पायदान पर है। रैंकिंग में वेनेजुएला को आखिरी यानी 63वें पायदान पर रखा गया है। मंगोलिया 61वें, जबकि अर्जेंटीना 62वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में सुधार के पीछे आईएमडी ने लेबर मार्केट में सुधार, कर सुधार और एनवायरनमेंट के प्रति भारत की कमिटमेंट को वजह बताया है। बता दें कि आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक पहली बार 1989 में पब्लिश की गई थी। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट है जिसमें देशों को उनकी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इसमें 4 पैरामीटर्स पर ध्यान दिया जाता है: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ दिनों पहले ओडिशा की चिल्का झील में फिशिंग कैट्स की जनगणना की गई। फिशिंग कैट्स की तादाद जानने के लिए यह दुनिया की पहली ऐसी जनगणना थी। जनगणना के बाद एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिस वाटर लैगून के पास 176 फिशिंग कैट्स की पुष्टि हुई है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बाहर हुई इस जनगणना में चिल्का विकास प्राधिकरण और फिशिंग कैट प्रोजेक्ट ने मिलकर बड़ा योगदान दिया। फिशिंग कैट प्रोजेक्ट अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो फिशिंग कैट्स के संरक्षण और उन पर शोध का काम कर रहा है। 2010 में एस्टैब्लिश हुआ यह प्रोजेक्ट वर्तमान में 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इंप्लीमेंट हो रहा है। 2012 में फिशिंग कैट को पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु डिक्लेयर किया गया था। फिशिंग कैट्स की जनगणना के लिए स्पाशियली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड का यूज किया गया। इस मेथड को आमतौर पर जानवरों के पॉपुलेशन साइज को एनालाइज करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जानवरों की कैप्चरिंग और मार्किंग कर डेटा सैंपल लिया जाता है। फिशिंग कैट्स के साइज घरेलू बिल्लियों से 2 गुने होते हैं। यह बिल्ली मछली के शिकार के लिए पानी में जाने और बेहतर तैराकी के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ये जीव रात में एक्टिव होते हैं। चौड़ा और बड़ा सिर, भूरे और ग्रे रंग के फर और सीधी खड़ी धारियां इनकी खासियत हैं। वेटलैंड्स इन बिल्लियों की रहने की पसंदीदा जगह है। वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट, हिमालय की तलछटी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी में इन्हें देखा जा सकता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी इनकी आबादी मौजूद है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इनकी संख्या घट रही है, इसलिए IUCN ने इन्हें वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा है। इसके साथ ही इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और साइट्स में भी शामिल किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2020-21 के लिए माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा असर कोविड-19 महामारी का देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच देश की 0.7% आबादी टेम्पररी विजिटर्स थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कोविड-19 महामारी को बताया गया है। कोरोना काल में लोग अपने काम धंधे की जगह छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने मूल निवास चले गए थे। ये रिपोर्ट पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के वार्षिक चक्र के दौरान लिए गए एडिशनल डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट में माइग्रेट करने वाले लोगों को टेम्पररी विजिटर्स और माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। टेम्पररी विजिटर्स में उन लोगों को माना गया है जो मार्च 2020 के बाद अपने घर आ गए। इस दौरान वे 15 दिनों तक घर पर रहे लेकिन 6 महीने से पहले लौट गए। माइग्रेंट्स में वे लोग शामिल हैं जिनका पहले आखिरी सामान्य आवास अभी के रहने की जगह से अलग है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 84% टेम्पररी विजिटर्स के माइग्रेशन की मुख्य वजह कहीं न कहीं कोरोना से जुड़ी है। इनमें रोजगार खोना, रोजगार की कमी, शैक्षणिक संस्थाओं का बंद होना या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें शामिल थीं। 2020-21 के दौरान ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट 28.9% रहा। ग्रामीण इलाकों के लिए ये आंकड़ा 26.5%, जबकि शहरी इलाकों के लिए 34.9% रहा है। इस दौरान 47.9% महिलाओं ने माइग्रेट किया। ग्रामीण इलाकों में 48% महिलाओं ने, जबकि शहरी इलाकों में 47.8% महिलाओं ने माइग्रेशन किया। 2020-21 के दरमियान केवल 10.7% पुरुषों ने माइग्रेशन किया था। VPN सर्विस प्रोवाइडर नॉर्ड VPN जल्द ही भारत में अपना सर्वर बंद करने जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर जारी सरकार की ताज़ा गाइडलाइंस को फॉलो न करने को इसकी वजह बताया गया है। इस तरह अब तक यह तीसरा VPN नेटवर्क प्रोवाइडर है जो भारत में अपनी सेवाएं बंद करेगा।
इस साल अप्रैल में सरकार ने नई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस में सभी कंपनीज और एंटरप्राइजेज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि वे सभी साइबर घटनाओं की इंफॉर्मेशन सर्ट इन को दें। सर्ट इन से यहाँ मतलब है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। सर्ट इन के नए मानकों के हिसाब से अब हर वीपीएन प्रोवाइडर को यूजर्स का 180 दिनों का लॉग बनाना होगा। साथ ही 5 साल के लिए सूचनाओं को भी सहेज कर रखना पड़ेगा। नॉर्ड वीपीएन ने इसे लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ बताया। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो यूजर्स को पब्लिक नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन देता है। वीपीएन में यूजर की ऑनलाइन आइडेंटिटी छुपा दी जाती है और इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे डेटा ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा बनी रहती है। वीपीएन का इस्तेमाल लोग अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जबकि कंपनियां अपने ब्रांचेस के बीच इंटरैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। नॉर्मल पब्लिक नेटवर्क में डेटा को सुरक्षा का खतरा बना रहता है, जबकि वीपीएन हमें एनक्रिप्टेड लिंक प्रोवाइड करता है। आइए अब वीपीएन को आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए सिस्टम ए को सिस्टम बी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इस इंफॉर्मेशन को पहले एक वीपीएन टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। यह टनल सिस्टम ए को आगे वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करेगी। बाद में वीपीएन सर्वर इंटरनेट सेवा के जरिए सिस्टम बी से कनेक्ट होगा। वीपीएन टनल दरअसल एक एनक्रिप्टेड लिंक होती है जो हमारे मैसेज को एनकोड कर देती है। इस एनकोडेड मैसेज को केवल सिस्टम बी ही समझ सकता है, यानी बीच में थर्ड पार्टी इस मैसेज को हैक नहीं कर सकती। वीपीएन टनल 2 प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच सिक्योर्ड मैसेज पहुंचाने का काम करती है। इस टनल में कुछ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। इनमें कुछ खास प्रोटोकॉल्स हैं: पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी इत्यादि। कोलकाता में एक सीवेज से लिए गए सैंपल में वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस होने की बात सामने आई है। पहले इस सैंपल में वाइल्ड पोलियो वायरस के पाए जाने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक इस सैंपल के मामले में मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुई है। इस तरह का वायरस किसी भी ऐसे देश में मिल सकता है जहां ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इससे पहले 2018 में दिल्ली में वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस को डिटेक्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस कमजोर हो चुके पोलियो वायरस का एक स्ट्रेन है। इनिशियल लेवल पर इसे ओरल पोलियो वैक्सीन में इंक्लूड किया जाता है। यह स्ट्रेन कुछ समय बाद चेंज हो जाता है और एक वाइल्ड पोलियो वायरस या नेचुरल ओकरिंग वायरस के जैसे व्यवहार करता है। आपको बता दें कि ओरल पोलियो वैक्सीन में एक कमजोर वैक्सीन वायरस होता है। जब किसी बच्चे को टीका लगाया जाता है तो यह वायरस बहुत ही कम समय के लिए इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट कर जाता है। बाद में उस बच्चे के मल के जरिए यह आगे भी फैल सकता है। कुछ मामलों में अगर किसी सोसाइटी में बहुत कम टीकाकरण हुआ है तो उस बच्चे के मल में मौजूद वैक्सीन वायरस आगे और फैल सकता है। इसे सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस कहते हैं। WHO के मुताबिक पोलियोमाइलिटिस या पोलियो एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो ज़्यादातर 5 साल तक के बच्चों को प्रभावित करती है। यह वायरस इंसान से इंसान में आसानी से फैल सकता है। इस वायरस से पैरालिसिस होने की संभावना बनी रहती है। पोलियो वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण के जरिए इसे रोका जा सकता है। इसके 3 स्ट्रेन्स में केवल टाइप 1 ही कुछ हद तक एक्टिव है। 2020 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके पाए जाने की पुष्टि हुई। 1999 में टाइप 2 जबकि 2012 में टाइप 3 को खत्म मान लिया गया। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। पिछले दिनों की गई एक धार्मिक टिप्पणी पर झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों या हेट स्पीच से जुड़े कानूनों पर चर्चा तेज हो गई है। आइए समझते हैं कि हेट स्पीच क्या है और इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं। आमतौर पर हेट स्पीच ऐसे बयानों को माना जाता है जिससे किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचती हो। इसके अलावा अगर ऐसे किसी बयान से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उसे भी हेट स्पीच की कैटेगरी में रख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के नागरिकों को बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) लॉ एंड ऑर्डर, राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता आदि के बेसिस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। यानी संविधान कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल स्पीच की बात करता है। हेट स्पीच को किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस में इसके खिलाफ एक्शन की बात की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के अपने
प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में विधि आयोग को कानूनी विचार करने की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि आईपीसी का सेक्शन 124A राजद्रोह के खिलाफ एक्शन का प्रोविजन करता है। मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं और विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली किसी तरह की हेट स्पीच के लिए आईपीसी की धारा 295A मौजूद है। इसी तरह आईपीसी का सेक्शन 153A भी इस मामले में कड़ा प्रावधान करता है। इस धारा में किसी भी ऐसे एक्ट यानी कृत्य को पेनलाइज करने की बात की गई है जो किन्हीं ग्रुप्स के बीच धर्म जाति के आधार पर शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आईपीसी की धारा 295 से लेकर 298 तक धर्म से जुड़े कुछ आपत्तिजनक कृत्यों पर रोक के प्रावधान हैं। इन सब के अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 में भी इस तरह के एक्ट्स पर रोक लगाने की बात की गई है। इसमें प्रोविजन है कि कोई भी धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक किसी धार्मिक जगह का इस्तेमाल ऐसे कामों में नहीं कर सकता जिससे किसी रिलीजन, रेशियल या लैंग्वेज ग्रुप के बीच माहौल बिगड़े। जनसंख्या नियंत्रण पर कड़ा कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ऐसा कानून बनाने के लिए निर्देश दे। याचिका में दलील दी गई है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हो सकेंगे, साथ ही शांति से सोने का अधिकार और स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और आश्रय का अधिकार भी सुनिश्चित होगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बेहतर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर सरकार के रुख की बात करें तो सरकार का तर्क है कि भारत ने 2001 से 2011 के बीच ग्रोथ रेट में सबसे तेज गिरावट देखी है। साथ ही भारत प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD 1994 का हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह प्रोग्राम ऑफ एक्शन फैमिली प्लानिंग के स्तर पर दबाव डालने के खिलाफ है। ICPD संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में किया गया 1994 का एक कॉन्फ्रेंस था। इसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन को अगले 20 सालों के लिए एडॉप्ट किया गया था। जेनेवा में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का समापन हो गया। 2013 के बाली कॉन्फ्रेंस के बाद पहली बार WTO के सभी सदस्य एक ऐतिहासिक डील पर सहमत हुए हैं। 164 सदस्यों वाले इस ऑर्गेनाइजेशन का रूल मेकिंग प्रोसेस सभी सदस्यों की सहमति पर आधारित है। अगर एक भी सदस्य किसी फैसले से असहमत हो तो किसी डील तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस नजरिए से बाली कॉन्फ्रेंस के बाद 4 दिन तक चला जेनेवा कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इस सम्मेलन के इंपॉर्टेंट आउटकम्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फिशिंग सेक्टर की बात करते हैं तो फिशिंग सेक्टर में अब सभी क्षेत्रों में इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड यानी IUU फिशिंग एक्टिविटीज पर लगाम लगाई जाएगी। ऐसी फिशिंग पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इन क्षेत्रों में टेरिटोरियल यानी समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ यानी 200 नॉटिकल मील तक और हाई सीज यानी 200 नॉटिकल मील के बाहर के एरियाज शामिल हैं। साथ ही जहां बहुत ज्यादा फिशिंग की जाती है उन इलाकों पर कड़े नियंत्रण लगाए जाएंगे ताकि फिश स्टॉक को रिस्टोर किया जा सके। EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर RFMOs यानी रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित एरियाज के बाहर की जाने वाली फिशिंग पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। फिशिंग पर लिया गया यह फैसला भारत के पक्ष में रहा है। कोविड वैक्सीन को लेकर काफी समय से भारत ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग कर रहा था, जिससे वैक्सीन और टेस्टिंग की तकनीक को देशों के बीच शेयर करना आसान बन सके। जेनेवा बैठक में अंतिम तौर पर यह सहमति बनी है कि वैक्सीन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR मानकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे विकासशील देशों द्वारा आसानी से वैक्सीन का निर्माण किया जा सकेगा। हालांकि भारत ने डायग्नोस्टिक और कोविड से संबंधित अन्य उपचार तकनीकों पर भी IPR मेजर्स को सस्पेंड करने की मांग की थी, लेकिन इस पर फैसला 6 महीनों के भीतर लेने की बात तय हुई है और फिलहाल केवल वैक्सीन के लिए IPR मेजर्स सस्पेंड हुए हैं। वैक्सीन को लेकर लिए गए इस निर्णय से वैक्सीन इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। कहीं और पेटेंट की गई वैक्सीन का उत्पादन कोई और देश ऑथराइज कर सकेगा। इसके लिए न तो किसी कंसेंट की जरूरत होगी और न ही एक्सपोर्ट पर कोई लिमिट होगा। इससे भविष्य में पेंडेमिक्स रिस्पांस को तेज किया जाएगा और ट्रेड बैरियर्स को कम किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लेकर भारत और अन्य विकासशील देश पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर स्थायी समाधान की मांग करते रहे हैं। इसमें क्रॉप सपोर्ट प्राइस का मुद्दा भी शामिल रहा है।
विकासशील देश ज़्यादा एमएसपी देने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की मांग करते रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक फूड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक सपोर्ट, कॉटन एंड मार्केट एक्सेस जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना अभी मुश्किल काम है, इसलिए इन मुद्दों पर अगले मंत्री स्तरीय बैठक में फैसला लिया जाएगा। ई कॉमर्स के क्षेत्र की बात करें तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में अस्थायी रोक पर सहमत होते हुए भारत ने इस पर गहन चर्चा की मांग की है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटीज पर लगा मॉरेटोरियम अभी जारी रहेगा। 1998 में पहली बार यह तय किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी 2 साल के लिए नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद कई बैठकों में इस पर मॉरेटोरियम को जारी रखा गया। अगली खबर देखते हैं। लद्दाख में जल्द ही देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। यहाँ के हानले की चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस रिजर्व के लिए चुना गया है। इस साइट के जरिए बाद में एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट करने की तैयारी भी है। यह एरिया एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा ऑब्जर्वेशन करने में आसानी होती है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हानले में पहले से ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन चल रहा है। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु का इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल, गामा रे और इंफ्रारेड टेलीस्कोप लगे हुए हैं। इन टेलीस्कोप का इस्तेमाल तारों, गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स और ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने में किया जाता है। जानकारों के मुताबिक हानले में ज्यादातर महीनों में मौसम शुष्क होता है और रात में बादल नहीं रहते। इसके अलावा डार्क स्काई के लिए भी यह जगह काफी सुटेबल है। हानले डार्क स्काई रिजर्व की घोषणा होने के बाद यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर लाइट पॉल्यूशन से नाइट स्काई को बचाने का काम करेगा। लाइट पॉल्यूशन और इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति दोनों ही आज के समय में नेचुरल स्काई कंडीशन के लिए खतरा हैं। आपको बता दें कि चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी ऊंचाई पर मौजूद दुनिया के चुनिंदा प्रोटेक्टेड एरियाज में शामिल है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस सेंचुरी के एरिया में पेंसोंग सो लेक और सो मोरीरी जैसी झीलें आती हैं। स्नो लेपर्ड, कियांग यानी वाइल्ड आस, तिब्बती भेड़िया और तिब्बती भेड़ अरगली को यहाँ देखा जा सकता है। इस प्रोटेक्टेड एरिया में डार्क स्काई रिजर्व बनाने की मंजूरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिली है। आमतौर पर यह कानून नेशनल पार्क और सेंचुरी में कई गतिविधियों पर रोक लगाता है, लेकिन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जरूरत पड़ने पर वाइल्ड लाइफ स्टडी, फोटोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म जैसी चीजों की इजाजत दे सकता है। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को कोयंबटूर से शिरडी के लिए रवाना किया गया। इस ट्रेन की सर्विस प्रोवाइडर कोयंबटूर बेस्ड साउथ स्टार रेल नाम की कंपनी है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस फोर्स के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी और मेडिकल सुविधा के लिए डॉक्टर की सुविधा भी दी गई है। इस प्राइवेट ट्रेन को भारत गौरव पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है। नवंबर 2021 में सरकार ने भारत गौरव पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसके तहत प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर को भारतीय रेलवे से ट्रेन लीज पर लेकर चलाने की अनुमति दी गई थी। इस ट्रेन के परिचालन के लिए सोसाइटी, ट्रस्ट या यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी आवेदन कर सकती हैं। ये ट्रेन रेगुलर ट्रेन की तरह नहीं है, बल्कि थीम बेस्ड सर्किट में ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। अब तक भारतीय रेलवे पैसेंजर और गुड्स सेगमेंट में ही ट्रेन का परिचालन करती थी, लेकिन इस सर्विस के साथ तीसरे सेगमेंट की शुरुआत की गई है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा थीम आधारित सर्किट में कम से कम 2 साल के लिए ट्रेन लीज पर ली जा सकती है। भारतीय रेलवे खुद भी थीम बेस्ड सर्किट के तहत ट्रेन का परिचालन करती आई है, जैसे रामायण एक्सप्रेस, जो भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करती है। भारत गौरव पॉलिसी के तहत सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर को ट्रेन का रूट डिसाइड करने, हॉल्ट्स और किराया तय करने और यात्रियों को दी जाने वाली फैसिलिटीज तय करने का अधिकार है। साथ ही इसमें सर्विस प्रोवाइडर टूर पैकेज फैसिलिटी भी देगा, जिसमें होटल, साइट विजिट और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसमें ट्रेन के रैक्स इंडियन रेलवे या फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से लीज पर लिए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के लिए एक्सपर्ट लोको पायलट्स, गार्ड्स और मेंटेनेंस स्टाफ की सुविधा प्रोवाइड करेगी। साथ ही राजधानी और प्रीमियम ट्रेन्स की तरह इन्हें क्लियर रूट प्रोवाइड करना भी भारतीय रेलवे का काम होगा। भारत गौरव पॉलिसी के जरिए भारत के कल्चरल हेरिटेज के बारे में लोग जागरूक होंगे। साथ ही पर्यटन की अपार संभावनाओं को यूटिलाइज किया जा सकेगा। इस तर्ज पर पहले भी कई योजनाओं को शुरू किया गया था। इनमें स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, देखो अपना देश पहल और बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव शामिल हैं।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी ने न्यू मैप्स ऑफ ग्लोबल जियोलॉजिकल प्रोविंसेस एंड टेक्टोनिक प्लेट्स टाइटल से एक स्टडी पब्लिश किया है। इस स्टडी के जरिए पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स का अपडेटेड मैप तैयार किया गया है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मैप का अपडेशन करीब 19 साल बाद किया गया है। 2003 में अंतिम बार इस मैप को अपडेट किया गया था। अध्ययनकर्ताओं ने इस अपडेशन में 3 मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। पहला है प्लेट मॉडल, जो टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में हमारी अभी की जानकारी पर आधारित है। इस मॉडल का इस्तेमाल नेचुरल हैजार्ड्स के रिस्क को कैलकुलेट करने में किया जा सकता है। दूसरा है प्रोविंस मॉडल, जो पृथ्वी के जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस पर आधारित है। इसे भविष्य में मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा मॉडल है ऑरिजिनी, जो 2 प्लेट्स के टकराने से होने वाले पर्वत निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। इसका इस्तेमाल अर्थ के इवोल्यूशन को समझने में किया जा सकता है। अध्ययन में बताया गया है कि पहला सुपर कॉन्टिनेंट वाल्वरा समय के साथ कई सुपर कॉन्टिनेंट्स में बट गया था। इन्हीं बटे हुए सुपर कॉन्टिनेंट्स में से अंतिम सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, जो करीब 335 से 365 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। बाद में पेंजिया कई कॉन्टिनेंट्स में बट गया, जिससे आज के अर्थ सरफेस का निर्माण हुआ है। वर्तमान में अर्थ का क्रस्ट 8 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स और कई माइक्रो प्लेट्स से बना है। स्टडी में कुछ नए माइक्रो प्लेट्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मक्वारी और कैप्रिकॉर्न शामिल हैं। मक्वारी माइक्रो प्लेट तस्मानिया के दक्षिण में है, जबकि कैप्रिकॉर्न भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेट्स को अलग करता है। नया मैप पिछले 2 मिलियन साल यानी 20 लाख साल के 90% भूकंप और 80% ज्वालामुखी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करता है, जबकि पुराना मैप केवल 65% भूकंप को ही एक्सप्लेन करता है। भूकंप और ज्वालामुखी पर हमारी समझ को व्यापक बनाने में इस अध्ययन से बहुत मदद मिलेगी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात न्यूज़ के कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।